हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज का सेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में हम आपके साथ यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं? इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जून 2025 में जो आपसे पूछे गए हैं उन्हें कवर अप करने वाले हैं। सो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हमारा सेशन। जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन करिए यहाँ पर और एंड तक हमारे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। सो गाइस, क्वेश्चंस के डिस्कशन को शुरू करने से पहले ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं। जो भी नए एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें ज़रूर हमारे कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कोर्सेज की डिटेल आप www.everstudy.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए मास्टर कोर्स अवेलेबल है और ओनली पेपर 2 जो अवेल करना चाहता है उसके लिए भी एक मास्टर कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज हैं जैसे PYQs कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। दोनों में सब्जेक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक वो सभी डिटेल में सॉल्व किए गए हैं। सो आप सभी कोर्सेज की डिटेल हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक करिए एंड उसका जो बेनिफिट है वो आप अवेल करिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। पर बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपने सभी क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है मेरे साथ साथ और ट्राई करना है कि उसको फटाफट से आप अपने माइंड में उसका आंसर बताइए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम ₹100 to 60। प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया है, 100 से 60 हो गया, यानी कि ओल्ड प्राइस जिसको हम P0 से डिनोट करेंगे वो है 100 और 60 हो गया न्यू प्राइस, उसे हम P1 से डिनोट करेंगे और वो कितना है 60। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ED से, तो वो गिवन है हमें 1.5। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड आपको गिवन है 30 यूनिट्स, यानी कि आपको Q0 गिवन है 30। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड आपको निकालना है, यानी कि आपको Q1 आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप क्या करो, फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला रहता है और यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका। ED कितना गिवन है 1.5। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस P1 माइनस P0 अपॉन P0। P0 भी बोल सकते हो आप, P नोट भी बोल सकते हो। अब क्या करना है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो इस फॉर्मूला में प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल है। 1.5 Q1 आपको कितना गिवन है मैम, वो तो हमें निकालना है, बिल्कुल ठीक है। Q0 कितना गिवन है 30, अगेन Q0 30। P1 कितना गिवन है 60। ओल्ड प्राइस P0 कितना था 100 और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। माइनस साइन हमारा कैरी ऑन चलता जाएगा, राइट। तो सिंपली आप इसे लिखिए माइनस Q1 माइनस 30, राइट, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 अपॉन माइनस 40। सिंपली आप यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, जीरो से जीरो। अब आपको 1.5 मल्टीप्लाई बाय -12 करना है, तो ये हमारे पास बचा माइनस Q1 प्लस 30 हो गया। 1.5 इंटू -12 कितना हो गया हमारे पास, -18 इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस 30। आप क्या करिए, Q1 को इधर ले आइए, 30 प्लस 18 हो जाएगा, 18 यहाँ आएगा तो Q1 कितना हो गया हमारे पास 48। वेरी सिंपल। देखिए कितना सिंपल है, Q1 कितना आया हमारे पास 48, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। और यही हमें ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरियाज को आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। सो गिवन है हमें नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बिहेवियर ऑफ फर्म्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जब हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया जाता है। तो उसमें क्या क्या स्कोप रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब हमारे पास किस में आता है, माइक्रो में। मैक्रो यानी कि जब हम पूरे एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो यानी कि आपको यहाँ पर वो फैक्टर्स देखने हैं जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे। सो नेशनल इनकम पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के तीनों हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आते हैं, उसके एरिया में आते हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, बिहेवियर ऑफ फर्म्स जो है ये तो इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे प्ले करते हैं।
सो आंसर यहाँ पे बनेगा ए बी सी ऑप्शन का. सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 1, और यही करेक्ट आंसर हमें ऑफिशियल आंसर की में भी प्रोवाइडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है. तो लिस्ट आपको गिवन है. लिस्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. लिस्ट 2 में उनके कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्मूलाज गिवन है, लेकिन आपको करेक्टली मैच करने हैं उस कॉन्सेप्ट को उसके करेक्ट फॉर्मूला से. सो टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपने कंज्यूम किए उसका आपने क्या कर दिया, टोटल कर दिया. तो जो यूटिलिटी का टोटल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी. ठीक है, मतलब यानी कि कितना बेनिफिट आपको हुआ, कितना फायदा आपको लग रहा है. अब यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो हम टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से भी डिराइव कर सकते हैं. तो जो हर एक यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो डिफरेंस है, उसका हम समेशन अगर कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है. तो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी. सो ए हमारा मैच होगा 1 के साथ. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर्स में तो जो ऑप्शन 3 है उसी पर्टिकुलर ऑप्शन में A1 के साथ मैच हो रहा है. आगे देखते हैं कि क्या यही ऑप्शन हमारा करेक्ट निकलेगा. देन मार्जिनल यूटिलिटी की बात करो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस यूनिट जो आपने कंज्यूम किया प्रीवियस, और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट एक और अगर आप कंज्यूम कर रहे हो उसका डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी. तो बी हमारा 2 के साथ मैच हो रहा है. देन एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से या क्वांटिटी से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट. अकॉर्डिंगली सी मैच होगा हमारा 4 के साथ. देन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज, डिफरेंस. ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो भी आपने किया है उसका. सो मार्जिनल कॉस्ट हमारा मैच होगा 3 के साथ. सो यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन 3 ही मिल रहा है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 3. बहुत ही सिंपल था ना. चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली शो द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कुछ ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं. जैसे यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप है, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर उसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आपको करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से. So margin revenue is equal to AR plus E minus 1. Average revenue is equal to margin revenue into E minus 1 upon E. Margin revenue is equal to AR into E minus 1 upon E, या फिर margin revenue is equal to AR plus E minus 1 upon E plus 1. बहुत ही सिंपल है. ठीक है ना, करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है सिंपली यहाँ पर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास जाएगा ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहा है, और इसका रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो भी इक्वली आपको हमेशा याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. इस बार इतने इजी क्वेश्चंस, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो गलती के कोई चांसेस बनते ही नहीं थे. मतलब अगर कोई यूनिट आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपको वहां पर एडवांटेज दिलवा सकती थी आपकी स्कोरिंग में. राइट. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए हम 4 तरह की इलास्टिसिटी मेजर पढ़ते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है. तो रिलेटेड गुड्स के अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो रिलेटेड गुड है, अदर गुड है, उसकी डिमांड में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कितने से चेंज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. सो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो यही बात बोल रहा है कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड. यानी कि दो गुड्स हैं हमारे पास, गुड ए और गुड बी, या तो वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या फिर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं. तो चाहे सब्स्टिट्यूट है चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है, रिलेटेड तो है किसी ना किसी तरीके से. तो गुड ए के अगर प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो गुड बी की कॉमोडिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसकी डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगेन, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर ही है. आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है दो गुड्स की, -0.8, प्राइस ऑफ गुड बी राइजेस बाय 20% बोला गया है, और आपको बताना है कि जो ए है, प्रोडक्ट ए जो है, उसकी डिमांड कितने से चेंज होगी. सो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -0.8. फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of good A divided by percentage change in price of good B.
राइट। सो -0.8 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए हमने निकालना है, और बी का प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, 20% से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -0.8 इंटू 20% इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। सो क्या कितना आया हमारे पास, ये 16%, -16%। सो -16% आपको ऑप्शन 1 में गिवन है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो आपको बताना है यहाँ पर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बिल्कुल दिस इज द मेजर फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी अफेक्ट करता है डिमांड को। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ये भी अफेक्ट करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी अफेक्ट करता है। तो सभी के सभी जो है डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। Coming to the next question, the type of market where few sellers are selling competing products to many buyers is known as option 1 monopoly, option 2 monopolistic competition, option 3 oligopoly and option 4 perfect competition. Again बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनोपोली में तो क्या होता है, हमारे पास सिंगल सेलर होता है, तो मोनोपोली तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वर्ड जो यूज किया गया वो है फ्यू। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स होते हैं। ओलिगोपॉली में होते हैं हमारे पास फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, फ्यू सिग्निफिकेंट सेलर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फ्यू होते हैं बट मेजर सेलर्स होते हैं जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं बहुत सारे बायर्स को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ओलिगोपॉली बनेगा, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में भी हमारे पास मेनी सेलर्स का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से एरियाज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आपसे पूछा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा। सो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर का बिहेवियर और जो हमारा फैक्टर प्राइसिंग है, ये तीनों हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। बट जो इंटरेस्ट रेट की बात होती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। सो अकॉर्डिंगली जो ए, बी, डी है वो हमारा ऑप्शन फॉर्म करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। आपको बताना है कि कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है। सिमिलर लाइंस का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। सो मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन कॉमर्स से हो और एक क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे मैनेजमेंट से हो। बट देखिए सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। सो आपको बताना है कि डिमांड का डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है, यानी कि आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो कंज्यूमर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अल्टीमेटली उसके डिमांड का फैक्टर बनेंगे। सो गुड का प्राइस बिल्कुल अफेक्ट करेगा कंज्यूमर की इनकम, और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ये डिमांड के डिटर्मिनेंट होंगे। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लिस्ट 2 में कॉरेस्पॉन्डेंस, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है, फॉर्मूलाज गिवन है, और अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर देनी है। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल आउटपुट एंड द फिजिकल इनपुट्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज करके जो आपका टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है उनके रिलेशनशिप को, टेक्निकल रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए लिस्ट 2 में कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो 4th नंबर पे हमें गिवन है, Q यानी कि टोटल आउटपुट इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ जो डिफरेंट फैक्टर्स यूज किए गए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे जो आपका टोटल आउटपुट जस्टिफाई हो रहा है वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। देन एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट के दो डिफरेंट यूनिट्स में, हर बार यूनिट बढ़ाने पर वो डिफरेंस हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है। सो सी हमारा मैच होगा 2 के साथ। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारा ये वाले एक्सप्रेशन के साथ जा रहा है, यानी कि किसी एक फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो आपको जो उसकी डिग्री मिलेगी वो इक्वल टू 1 मिलेगी। तो वो हमारा जस्टिफाई करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को। सो डी हमारा मैच होगा 1 के साथ अकॉर्डिंगली। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, और यही हमें ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। सो लिस्ट 1 में आपको कुछ टर्म्स गिवन है, मोनोपोली,
परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, यानी कि सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर के टर्म्स गिवन है आपको। और लिस्ट टू में आपको उनके डिस्क्रिप्शन गिवन है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ करेक्टली मैच करनी है। सो मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर है और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। सो ए मैच होगा हमारा टू के साथ। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन टू में ए टू के साथ मैच हो रहा है। सो यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर बन सकता है, बट हम स्टिल बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी की टर्म्स भी देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मेनी सेलर एंड बायर्स है। सो बी हमारा मैच करेगा वन के साथ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो सी हमारा मैच करेगा थ्री के साथ। और ओलिगोपोली हमारा मैच करेगा फोर के साथ, जहां पे इंटरडिपेंडेंस होती है अमंग द फर्म्स, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, फ्यू सिग्निफिकेंट फर्म्स होते हैं, फ्यू डोमिनेटिंग फर्म्स होते हैं और एक दूसरे के साथ उनके जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर एक प्राइस को कम कर देता है तो दूसरे को भी कम करना पड़ता है। तो राइवलरीज के जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है। डी हमारा मैच करेगा फोर के साथ। सो हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर टू। Next question, arrange the following steps in the correct logical sequence to explain how indifference curves are derived. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स गिवन है, उन्हें आपको करेक्टली लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमें कैसे डिराइव किए जाएंगे, यानी कि कैसे मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है इंडिफरेंस कर्व के लिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस की रैंकिंग देनी पड़ती है। इंडिफरेंस कर्व हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि यानी कि मुझे ए गुड पसंद है ओवर द बी या मुझे बी पसंद है ओवर द सी, यानी कि आप रैंकिंग करते हैं गुड्स की। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हम सिर्फ कितने गुड्स की बात करते हैं, दो गुड्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंज्यूमर रैंक्स प्रेफरेंसेस ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कॉम्बिनेशन चूज करेगा ना कि ए के कितने यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, बी के कितने करने हैं, इस तरीके से वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाता है, ऐसे ए बी सी डी। राइट, अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब उसको मिल गए हैं, अब वो क्या करेगा, उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, कंज्यूमर प्लॉट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम सेटिस्फेक्शन। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने प्लॉट कर लेगा। और आपको पता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन है ऑन द सेम कर्व वो उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। अब क्या है, थर्ड स्टेप इज कि आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग मिला, कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व फॉर्म हुआ ये आपका, है ना। और देन उसके बाद क्या होता है, द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। अगर हम यहाँ पे बजट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो जहां पे मेरा बजट लाइन टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व है वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो डी हमारा आएगा सबसे लास्ट स्टेप। सो अकॉर्डिंगली हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस वो दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर टू, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन बी, देन पहले बी आएगा, देन ए, फिर सी और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास आएगा डी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे ना इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन से, वो सभी डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। और अगर आप देखेंगे कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमारे रहे हैं इकोनॉमिक्स के वो बहुत ही इजी, बहुत ही डायरेक्ट थे। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा इजी ही होंगे, हमेशा डायरेक्ट ही होंगे, अप एंड डाउन डिफरेंट यूनिट से चलता रहता है। बट ये है कि एक बार जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस होगी कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइस फर्दर अब जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं ना वो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एरिया से है, राइट। क्वेश्चन है,
The questions that are actually asked from the respondents are known as. रिस्पॉन्डेंट से किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जाते हैं? ऑप्शन गिवन है मैनेजमेंट क्वेश्चंस, ऑप्शन 2 रिसर्च क्वेश्चंस, ऑप्शन 3 इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस, ऑप्शन 4 मेजरमेंट क्वेश्चंस. आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर आइडेंटिफाई करना था, राइट? सो जो क्वेश्चंस हम रिस्पॉन्डेंट से पूछते हैं ना, वो किससे रिलेटेड होता है कि हमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को मेजर करना है. जैसे आपको ब्रांड वैल्यू को मेजर करना है, ब्रांड इक्विटी को मेजर करना है, कंज्यूमर के बिहेवियर को मेजर करना है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप मेजर करते हैं. तो आप कोई पर्टिकुलर स्केल यूज करते हैं इन सबको मेजर करने के लिए. तो इन क्वेश्चंस को जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है? मेजरमेंट क्वेश्चंस. सो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन 4. चलिए जी, अगला सवाल. टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन. अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. टाइप 2 एरर कब अकर होता है? अब देखिए, जो आपका नल हाइपोथेसिस है, दो सिचुएशंस है, या तो वो करेक्ट है, राइट, या फिर वो करेक्ट नहीं है, यानी कि हम बोल देते हैं नॉट करेक्ट. तो नल हाइपोथेसिस आपका करेक्ट है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू है, बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया. तो ये कौन सा एरर होता है? टाइप 1 एरर होता है. नल हाइपोथेसिस आपका करेक्ट नहीं था और आपने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो ये कौन सा एरर होता है? हमारा टाइप 2 एरर होता है. यानी कि व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट योर इनकरेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, वो हमारा टाइप 2 एरर है. तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखिए, कहाँ पर कौन से ऑप्शन में ऐसा बोला गया है. सो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इज रिजेक्टेड, ये होगा. या फिर नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इज एक्सेप्टेड. सो ऑप्शन 3 हमारा रहेगा कि नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा. और अगर ऐसा होता कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमारा टाइप 1 एरर होता. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कंडीशंस. अब आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, यानी कि काई स्क्वायर टेस्ट लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हमारी जरूरी होती हैं कि उस डाटा को, उस कंडीशंस को क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं. अब आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है. सो ऑप्शन 1 में गिवन है इफ देर आर ओनली 2 सेल्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन ईच सेल शुड बी 5 और मोर. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कंडीशन है कि 5 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल वैलिड होगा, ठीक आंसर देगा. नेक्स्ट है सैंपल्स ऑफ एटलीस्ट 50 ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन. ये भी बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है. देन आपको बोला गया इफ नंबर ऑफ सेल्स आर मोर देन 2 एंड मोर देन 20% ऑफ द सेल्स हैव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज लेस देन 5. ये गलत है. हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि सभी के सभी सेल्स की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उनमें से 20% 30% की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो लेस देन 5 हो जाए, बाकी की ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है. तो ये कंडीशन हमारी करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है डाटा शुड बी एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट्स रादर देन रेशियो और परसेंटेज. तो ये तो ठीक है, हमारा ओरिजिनल यूनिट्स में होता है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 है. दिस इज नॉट द करेक्ट कंडीशन. Next question, which of the following is not a non-probability method of selecting samples from a population? Again a very direct question. यानी कि अब मैं statistics के questions भी, research के questions आपके साथ discuss कर रही हूँ, तो वो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं. तो इस बार तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई ही नहीं होगी इकोनॉमिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस को कवर अप करने में. नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा मेथड नहीं है इसमें से? जजमेंट सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, पर्पसिव सैम्पलिंग ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है. नॉन प्रोबेबिलिटी यानी कि जहां पर आपकी जजमेंट, आपके कन्वीनियंस, आपका फायदा देखा जा रहा है, आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी है. यानी कि जहां पे बायसनेस की बात हो रही है, तो सब में बायसनेस की बात हो रही है. लेकिन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की बात करें तो यानी कि हर स्टेज पे जब आप अपने सैंपल को चूज कर रहे हो, यानी कि जैसे मल्टी स्टेज की बात करें, पहले आपने डिस्ट्रिक्ट ले लिया, फिर आपने विलेजेस ले लिए, फिर आप इंडिविजुअल्स पे आए, तो हर स्टेज पे जो आपके सैंपल सिलेक्ट हो रहे हैं वो रेंडम बेसिस पे हो रहे हैं, और कोई भी रेंडम मेथड आप लगा रहे हैं, चाहे वो आपका सिस्टमैटिक है फिर चाहे रेंडम है. तो थर्ड हमारा नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस.
सो सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टेप्स आपको गिवन है, करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। ये भी अगेन ऑल टाइम फेवरेट है एग्जामिनर का। देखिए ना, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस है, सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस हो गया, रिसर्च प्रोसेस हो गया। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऑल टाइम फेवरेट है एग्जामिनर के, तो घुमा फिरा के कोई ना कोई एक तो पूछ लिया जाता ही है एग्जामिनेशन में। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, कि आपको टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करनी है। जो आपकी रिसर्च स्टडी है, उस रिसर्च स्टडी में जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, मान लो आपको बैंकिंग कस्टमर्स लेने हैं या फिर आपको टीनेजर्स को कवर करना है, तो आपकी जो स्टडी है वो किस तरीके की है और उसमें जो आपका पॉपुलेशन है वो कौन सा रहने वाला है, कौन सा जोग्राफिकल एरिया रहने वाला है, वो सब आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो डिफाइन करना होता है। वो डिफाइन हो गया तो आपको अपना सोर्स देखना पड़ता है कि आपको कहाँ से आपका सैंपल मिलेगा। तो सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि आपको सोर्स देखना पड़ता है कि आपको जहां से आपको सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको टेलीफोन डायरेक्टरी लेनी है, आपको सेंसस वालों के पास जाना है, उनके पोल एरियाज में जाना है, वहां से लेनी है आपको, तो सोर्स आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको सैम्पलिंग टेक्निक चूज करनी है कि किस तरीके से आपको सैंपल को चूज करना है। आपको प्रोबेबिलिटी मेथड्स लगाने हैं या फिर आपको नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स लगाने हैं। एंड देन आप क्या करते हैं, सैंपल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है वो है D, C, B एंड A। सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन प्रोसेस। तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन प्रोसेस की बात की गई है, और रिसर्च डिजाइन आपको पता है कि वन ऑफ द स्टेप ऑफ रिसर्च का है ना, रिसर्च प्रोसेस का एक स्टेप है ना। रिसर्च का प्रोसेस क्या क्या रहता है, सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने के बाद आप अपना रिसर्च डिजाइन जो है वो अपना फ्रेम करते हैं। रिसर्च डिजाइन यानी कि ब्लूप्रिंट, और उसी ब्लूप्रिंट की बात हो रही है, यानी कि रिसर्च डिजाइनिंग जब आप करते हैं उसमें भी आपको सिस्टमैटिकली चलना पड़ता है, आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है फॉलो करना पड़ता है स्टेप्स का। वही यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स गिवन है और उसे करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या स्टेप्स गिवन है। मेजरमेंट टेक्निक सिलेक्शन, रिसर्च अप्रोच सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन एंड टेक्निक सिलेक्शन, सैंपल डिजाइन सिलेक्शन, डेटा एनालिसिस मेथड सिलेक्शन। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा ना वो क्या है, कि आपको अपनी रिसर्च अप्रोच जो है उसे सेलेक्ट करना है, कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हूँ या फिर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक, अब वो आपने देख लिया कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, उसके बेसिस पे आप मेजरमेंट टेक्निक सिलेक्शन करेंगे कि कैसे मेजर करना है। अगर आप देखिए क्वांटिटेटिव यानी कि आप नंबर स्टैटिस्टिक्स मेजरमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्केल्स आइडेंटिफाई करने हैं, लिकेट स्केल लेना है, सिमेंटिक लेना है या रेटिंग लेना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस लेने हैं, टेस्ट एंड स्कोरिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। तो पहले बी आएगा फिर हमारा ए आएगा। सो सेकंड ऑप्शन मुझे यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है बिल्कुल, बट स्टिल हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारी सैंपल डिजाइन की बारी आती है, और सैंपल डिजाइन का प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया कि आपको सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है, फिर उसके बाद आप सैम्पलिंग फ्रेम देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि कौन सा मेथड टेक्निक यूज करनी है सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। देन उसके बाद आप अपना सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं। तो थर्ड पे हमारा आएगा डी, राइट। देन उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसका डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक है उसे सेलेक्ट करेंगे कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, इंटरव्यू से कलेक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, फोकस ग्रुप करना है, वो सब चीजें हमारी डेटा कलेक्शन टेक्निक में रहेंगी, तो सी आएगा। और लास्ट में हमारे पास आएगा डेटा एनालिसिस एंड मेथड सिलेक्शन, कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है जो डेटा हमारे पास आया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, एक्सेल यूज करना है आपने, SPSS यूज करना है, NVivo यूज करना है या R यूज करना है, तो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा रिसर्च डिजाइन का प्रोसेस रहता है, और करेक्ट सीक्वेंस हमें यहाँ पे ऑप्शन 2 दे रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको गिवन है प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, मेन रिसर्च बॉडी और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सो लिस्ट 1 पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये सारे नाम रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड है। हाँ जी बिल्कुल, तो रिसर्च रिपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। सो लिस्ट 2 में आपको गिवन है एग्जीक्यूटिव समरी, ग्लॉसरी, प्रॉब्लम डेफिनेशन और रिसर्च डिजाइन। सो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर देनी है। सो प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि आपका जो इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है ना, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी मटेरियल, जो आपके टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट की बात करता है, एक्नॉलेजमेंट की बात करता है, एब्रीविएशंस की होती है, लिस्ट होती है टेबल्स की, फिगर्स की, और इवन एग्जीक्यूटिव समरी, है ना। तो एग्जीक्यूटिव समरी भी उसी में ही आती है। तो एग्जीक्यूटिव समरी इज बेसिकली क्या, एक ब्रीफ ओवरव्यू है इंटायर आपके रिसर्च का,
कि आपकी मेजर फाइंडिंग्स क्या रही हैं, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, क्या की कंक्लूजन्स निकल के आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है, उनको हम समराइज करके लिखते हैं ताकि रीडर को क्विक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि रिपोर्ट किसके बारे में है, कौन सी प्रॉब्लम की यहाँ पर बात की गई है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट जो हमारा मैचिंग होगी ए की वो 1 के साथ हो रही है, राइट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं अब अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर रही हूँ, तो वो इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है। सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ, ठीक है जी। तो ए 1 के साथ, बी 3 के साथ, ऑप्शन 3 में भी ए 1 के साथ मैच हो रहा है, बी 3 के साथ, कोई बात नहीं, हम बाकी देख लेते हैं। मेन रिसर्च बॉडी हमारा डिफाइन करेगा रिसर्च डिजाइन, जहां पे हम सब कुछ बताते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी हमारी यूज होने वाली है, किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्या सैंपल डिजाइन प्रोसेस हमारा रहेगा, एनालिसिस कैसे करेंगे, क्या टेस्ट लगेंगे, ये सब चीजें हम डिफाइन कर देते हैं। सो सी हमारा मैच करेगा 4 के साथ। और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा सप्लीमेंट कर रहा है हमारे मेन कंटेंट को, जो एंड ऑफ द रिपोर्ट, मतलब रिसर्च के बिल्कुल एंड में जो भी हम लगा रहे हैं ना, जैसे मान लो कि आपने ग्लॉसरी लगाई है, आपने ऑडिट रिपोर्ट्स लगा दी, एनुअल रिपोर्ट्स लगा दी है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी है, वो हमारी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है। सो वो ग्लॉसरी उसमें आता है, तो डी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो मिल रहा है हमें ऑप्शन 4 से। अगला सवाल है द पैरामीट्रिक टेस्ट दैट कैन बी यूज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पेयर्ड सैंपल्स इज। सो पैरामिट कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है जो पेयर्ड सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 टी टेस्ट, ऑप्शन 2 जी टेस्ट, ऑप्शन 3 काई स्क्वायर टेस्ट, ऑप्शन 4 मैन विटने टेस्ट। सो हमारा जो टी टेस्ट है ना, वो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के लिए होता है, यानी कि दो रिलेटेड ग्रुप्स जो हैं उनकी टेस्टिंग हमें करनी है, जैसे बिफोर एंड आफ्टर मेजरमेंट्स हमें देखना है, सेम सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे हमारे पास सब्जेक्ट सेम है एम्प्लॉयज। सो एम्प्लॉयज को बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग सेम ग्रुप है ना, तो बिफोर एंड आफ्टर उनकी टेस्टिंग करनी है। दो रिलेटेड ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो रिलेटेड ग्रुप से ना एम्प्लॉयज वही सेम एम्प्लॉयज पहले टेस्ट किया जा रहा है और उनको बाद में ट्रेनिंग के बाद भी टेस्ट किया जा रहा है, तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एरिया से पूछे गए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस 2025 एग्जामिनेशन के आपके साथ इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू फाइंड दिस सेशन वेरी फ्रूटफुल। इफ यस तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।